Hello everyone, welcome back to my channel CSI Net Life Science with भूमिका। तो जो भी मेरे साथ CSI नेट CG सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कोई MSc के भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट इजी कॉन्सेप्चुअल फुल्ली पाथफाइंडर बेस्ड लेक्चर्स यहाँ लेकर आ रही हूँ। पहले के लेक्चर्स जिसने भी नहीं देखे होंगे आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। और हाँ, मेरे ख़्याल से आज मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों को क्लियर आ रही होगी विदाउट एनी नॉइज़, विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने भी नोटिस किया है जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न मेरा जो एडिटिंग ऐप था वो वर्क नहीं कर रहा था, तो उस वज़ह से वहाँ पर नॉइज़ प्रॉब्लम जो है वो आई है बहुत सारे लेक्चर्स में, राइट। तो अब से आप लोगों को कोई भी नॉइज़ की दिक्कत नहीं आएगी। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आती होगी तो कोई भी अब नहीं होगा वो प्रॉब्लम। ओके, सो हाँ, हम टॉपिक पे आते हैं। तो हम लास्ट लेक्चर हमने किया था प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन स्ट्रक्चर हमने देखा था, है ना। हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो प्रोटीन जो है, ये जो यूनिट है आपका, ये प्रोटीन जो है बहुत ही वास्ट और लेंदी यूनिट है। सो इसे हमें करने में टाइम लगेगा, राइट। और लेंदी के साथ साथ ये जो यूनिट है प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है फॉर CSI नेट एंड CG सेट एग्ज़ाम। और देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ, जो CSI नेट है ना, आप ना अगर CSI नेट के लिए भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, तो आपका CG सेट तो वैसे ही क्लियर होने वाला है। बिकॉज़ CG सेट जो है वो CSI नेट से तो वे बहुत ईज़ी है, ठीक है? मतलब उससे तो ईज़ी है, प्लस CSI नेट CG सेट में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है? तो मतलब आप लोग ये सोच के चलो कि हम CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना जी जान लगा के आप लोग भी प्रिपेयर करो, है ना। आप लोगों के साथ-साथ मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं तो कोई लेक्चर्स में कुछ ऐसा नहीं होगा मेरे लेक्चर्स में कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो आप लोग तक नहीं पहुँच पा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। जो भी मेरे पास, मैं खुद अपने लिए मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, या मैं जहाँ से भी पढ़ रही हूँ, मैं पाथफाइंडर की जो बुक है मेरी, उससे मैं पूरा उसे अच्छे से समझ के, उसे अच्छे से पढ़ के, है ना, उससे मैं जो नोट्स है, उसमें से नोट्स जो है वो एक शॉर्ट कंसाइज़ वे में मैं निकाल के आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और विद प्रूफ मैं आप लोगों को ना, जब ये लेक्चर्स हमारे एक बार हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मैं डायरेक्टली आप लोगों को बुक से, जैसे हम जो नीट प्रिपरेशन किए होंगे उनको पता होगा कि कुछ चैनल्स चलते हैं, है ना, यूट्यूब पे। वो लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी लाइनर्स कराते हैं, मतलब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन वो एक्सप्लेन करते हैं। तो हम वैसा भी करेंगे पाथफाइंडर से, बिकॉज़ आप लोग मतलब आप उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक फ़ेथ आएगा कि हाँ, मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे पाथफाइंडर बेस्ड ही थे। मैं कोई भी ऐसी घपलाबाजी नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना। फर्स्ट हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि प्रोटीन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है ना। हमने उसको समझा था कि प्रोटीन में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब हमने देखा था, राइट। तो फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीन जो पहला जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। हमने पेप्टाइड बॉन्ड को समझा था कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से एटम्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, वो हमने देखा था। फिर हमने सिस ट्रांस कन्फर्मेशन देखे थे, ठीक है। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा होगा आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। सो आज हम करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टार्ट। उससे पहले कुछ और भी टॉपिक्स है जो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को टॉर्जन एंगल के बारे में, राइट। टॉर्जन एंगल के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आपका जो पेप्टाइड जो बॉन्ड बनता है ना,
जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जब जब 2 अमीनो एसिड जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ पर बना, वो आपका जो है वो फिक्स्ड हो जाता है, वो रोटेट नहीं कर सकता। बट उसके साथ जो और भी जो एटम्स हैं ना जुड़े हुए हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड है बीच में, वो जो सिंगल बॉन्ड है वो आपके रोटेट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, फाई और साई का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, राइट? तो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल वे में वहाँ पर मैंने अच्छे से कराया है, बहुत ईज़ी वे में मैंने कराया है। आप लोग जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था, अच्छा इस डायग्राम से मैं बुक का डायग्राम कराती हूँ, ये देखो, ये है वो डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना ये आपके अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है? जो अमीनो एसिड जुड़ करके यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इनके बीच। जैसे यहाँ पर ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो है ये रोटेट नहीं कर सकता। ये जो है इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर जो एंगल होती है वो होती है ओमेगा की एंगल, ठीक है? यहाँ पर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी एंगल है, ओमेगा की एंगल प्रेजेंट होती है। और हमने देखा था फाई और साई, तो ये जो है ये कुछ टॉर्जन एंगल्स हैं, ठीक है? तो फाई एंगल किसके किसके बीच में है, जो फाई है ये प्रेजेंट होता है आपका एन और सी अल्फा के बीच में, एन और सी अल्फा के बीच में आपका फाई प्रेजेंट होता है और सी अल्फा और सी के बीच में आपका साई एंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये कुछ टॉर्जन एंगल हमने देखे थे। आज हम जानेंगे कि एक पेप्टाइड प्लेन में, है ना, एक पेप्टाइड प्लेन में आपके कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक देखो, इसमें से समझो पहले, ये चीज़ हमने देख लिया कि फोर, देखो कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं प्लेन, एक पेप्टाइड प्लेन में रोटेशन के लिए कितने एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो, जैसे जब कोई भी ये एंगल जो है, अगर ये रोटेट करेगा, मान लो ये जो एंगल है ये रोटेट करेगा, तो ये ट्विस्ट होगा ना, ये ट्विस्ट होगा तो ये अपने साथ साथ अपने पीछे वाले एटम को भी रोटेट करेगा और अपने आगे वाले एटम को भी रोटेट करेगा। मतलब ये तो मेन एटम है, ये मेन एटम, तो जैसे ये फाई एंगल है, फाई एंगल जब रोटेट होगा, है ना, ये जो फाई एंगल है ये जब रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, ये अपने पीछे वाले जो एटम है उसको भी रोटेट करेगा, प्लस अपने साथ वाले एटम जो उसके सामने वाला एटम है उसको भी रोटेट करेगा। तो यहाँ पर ऐसे करके 4 एटम्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे एक रोटेशन के लिए। एक जो आपका टॉर्जन एंगल जब रोटेट करेगा उसके लिए 4 एटम्स इन्वॉल्व होंगे फॉर द रोटेशन। इस चीज़ को हमें याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि 4 एटम्स आर इन्वॉल्व इन प्लेन फॉर रोटेशन। लाइक यहाँ पर देखो, ये एक पहला अमीनो एसिड है जहाँ पर मैंने लिखा है 2C अल्फा, है ना, ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है और ये तीसरा अमीनो एसिड है। यहाँ पर कुछ टॉर्जन एंगल्स दिए हैं, ये डायग्राम से अच्छा इसे ही समझो। यहाँ पर कुछ टॉर्जन एंगल्स दिए हैं। अब ये जो टॉर्जन एंगल्स है, इसका रोटेशन जो है, जैसे मान लो ये फाई साई है, साई जब रोटेट करेगा, ये तो रोटेट होगा ही, ये वाला जो आपका एंगल है ये तो रोटेट करेगा ही, पर इसके साथ साथ इसके पीछे वाला एटम और इसके पीछे वाला एटम, मतलब ये दोनों भी रोटेट करेगा। मतलब मान लीजिए 4 एटम्स जो हैं ये रोटेट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर 4 एटम्स इन्वॉल्व होंगे रोटेशन के लिए, ठीक? सो प्रोटीन्स हैव 3 टाइप्स ऑफ बैकबोन डाइहेड्रल एंगल। ये हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, टॉर्जन एंगल कौन कौन से होते हैं, फाई, साई और ओमेगा, ठीक है? अब यहाँ पर कौन कौन से, फाई में कौन कौन से बैकबोन एटम इन्वॉल्व होंगे, मैंने भी बताया फाई में कौन कौन से बैकबोन एटम, ये है फाई आपका, ये है फाई। फाई में कौन कौन से बैकबोन एटम इन्वॉल्व हैं, देखो, ये और एन और सी अल्फा ये तो मेन एटम है, ठीक है, एन सी अल्फा ये तो मेन एटम है, और उसके साथ साथ सी और ये सी, मतलब एन सी अल्फा तो मेन एटम है, इसके साथ साथ आपके ये जो दोनों सी जुड़े हैं,
ये भी आपके एटम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो है मैंने इसके हिसाब से लिखा है 3 3 4 2 3 4, यानी यहाँ पर मेंशन है। आप 2 3 4 को मत देखो, बस इतना समझो आपका 5 में कौन कौन सा एटम इन्वॉल्व हो रहा है। पहला तो ये जो है 3 NO, मतलब NOC अल्फा, ये जो है आपका मेन एटम है। ठीक है, ये जो है आपका मेन एटम है। अब इस मेन एटम के बाद ये मेन एटम जो है, इसके बाद देखो ये है 5 है ना, ये 5 ये है मेन एटम, इसके बीच में आपका रोटेशन हो रहा है, 5 एंगल आ रहा है। अब इसके बाद वाला एटम और इसके पहले वाला एटम देखना है। 3 से अल्फा के बाद कौन सा है, C, और 3N के पहले कौन सा है, C। तो दोनों, ये 2C है और ये 3C है, तो यहाँ पर देखो 2C एंड 3C आया। तो यहाँ पर आपके 4 एटम्स इन्वॉल्व हो गए। बैकबोन एटम्स में 4 एटम्स इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, वैसे ही हमें साई का देखना है। साई का क्या होगा, साई एंगल का क्या होगा, यहाँ पर भी 4 एटम्स इन्वॉल्व होंगे। देखो साई एंगल में क्या, ये है आपका साई। ठीक है, तो 3C अल्फा 3C, ये तो आपका मेन एटम है। 3C अल्फा 3C, ये क्या है आपका मेन एटम है। और ये जो है ये इसके साइड वाले एटम्स हैं। 3C अल्फा 3C मेन एटम। अब इसके साइड में कौन सा है, 4N, और इसके साइड में कौन सा है, 3N। सिर्फ देखो, आप लोगों को जब ये चीज़ समझना आए ना, तो कैसे करना, सबसे पहले आप लोग को ये याद होना चाहिए कि कौन से मेन एंगल्स जो है, मतलब कौन से मेन एटम्स हैं जिनके बीच में ये एंगल्स बनते हैं। फाई किन के बीच में बनता है और साई किन के बीच में बनता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये अच्छा पता चल गया कि फाई एंगल कहाँ बन रहा है और साई एंगल कहाँ बन रहा है। तो आप डायग्राम से देख लो, फाई एंगल कहाँ बन रहे हैं, एन और सी अल्फा के बीच। अब सी अल्फा के बाद वाला आइटम देखो और एन के पहले वाला आइटम देखो। एन के पहले क्या है, सी है, और सी अल्फा के बाद क्या है, सी है। तो यहाँ पर ये 4 एटम्स जो है वो इसके रोटेशन के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे, फाई एंगल के रोटेशन के लिए। वैसे ही हम क्या करेंगे, साई के लिए देखेंगे। साई में भी क्या है, एक है सी अल्फा, एक है सी। ठीक है, तो ये जो है ये मेन एटम है। अब हम क्या देखेंगे, सी के बाद वाला एटम और सी अल्फा के पहले वाला एटम। तो यहाँ पर ये 4 एटम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे ही हम ओमेगा के लिए देखते हैं, हालांकि ओमेगा जो है रोटेशन नहीं करता। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्म में जब रहेगा तो वो रोटेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ओमेगा जो है, फिर भी यहाँ पर ओमेगा जो है वो 4 एटम जो है इसके बैकबोन में होंगे ही। पहला तो ये मेन एटम, और उसके फिर 4N के बाद वाला एटम जो है 4C अल्फा, और 3C के पहले वाला एटम है 3C अल्फा। तो यहाँ पर ये जो इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, 3C अल्फा 3C 4N और 4C, ये है मेन एटम और ये है साइड वाले एटम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि 4 एटम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन पेप्टाइड प्लेन फॉर रोटेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइपेप्टाइड शोन बिलो, द सुपरस्क्रिप्ट -1 denotes the atom of the previous amino acid, while +1 denotes the atom of the next amino acid. The atomic coordinate of how many and which of the following atoms are required to uniquely define the torsion angle phi and psi of the Ramachandran plot. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, C-1 जो है ये पहले वाले अमीनो एसिड का है, और ये जो N+1 जो है ये बाद वाले अमीनो एसिड का है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखो इसमें ये कुछ आपको कॉम्बिनेशंस दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है, ये चीज़ मैंने जो पहले बताया, पहले जो अभी हमने किया ना कि 4 एटम्स कौन-कौन से इन्वॉल्व है, यही चीज़ यहाँ पर भी देखना है, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने दिया है। ठीक है, तो पहला देखो 4 एटम्स, C-1, दैट इज़ ये सुपरस्क्रिप्ट दिया है आपको, ये बता रहा है कि ये पहला अमीनो एसिड है, पहले अमीनो एसिड का है। ठीक है, C-1 NC अल्फा C फॉर फाई एंड NC अल्फा C N+1 फॉर साई। अब मैंने क्या बताया था कि फाई और साई के लिए क्या याद होना चाहिए, उनके मेन एटम्स याद होने चाहिए, किनके बीच में वो बन रहे हैं। फाई कहाँ बनता है आपका, तो फाई बनता है एन और सी अल्फा के बीच में, और साई कहाँ बनता है, सी अल्फा और सी के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो आपका एन और सी अल्फा, एन
और सी अल्फ़ा, एन और सी अल्फ़ा के बीच में क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। सी अल्फ़ा और ये जो है ये सी है, सी अल्फ़ा और सी के बीच में क्या बनता है, साई बन रहा है। अब यहाँ पर हम पहले फाई का देखते हैं। फाई का मेन एटम कौन है, एन और सी अल्फ़ा मेन एटम है। अब इसके बाद वाला जो एटम है वो कौन होगा, एन और सी अल्फ़ा। एन के पहले वाला एटम कौन है, एन के पहले वाला जो एटम है वो है आपका C-1। ठीक है, एन के पहले वाला एटम है C-1 और सी अल्फ़ा के बाद वाला एटम है सी। सी अल्फ़ा के बाद वाला एटम यहाँ पर आएगा, ये जो है ये सी है ना, ये यहाँ पर सी प्रेजेंट है ना, ठीक है, सी प्रेजेंट है, ठीक है। सो C-1 एन सी अल्फ़ा एंड सी, C-1 एन सी अल्फ़ा एंड सी। तो ये जो है ना ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ है, ये तो सी से ही जुड़ा होगा ना, तो ये तो है C-1, C-1 एन सी अल्फ़ा एंड सी, ये 4 एटम्स इन्वॉल्व हो गए। वैसे ही सी अल्फ़ा सी, अब देखो साई के लिए क्या होगा, सी अल्फ़ा सी, ये मेन एटम हो गए। सी अल्फ़ा के पहले वाला एटम है एन, तो एन सी अल्फ़ा सी और इसके बाद वाला एटम है n+1। सो एन सी अल्फ़ा सी n+1। ये जो है ना ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा C-1, ऐसे है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर आएगा C-1। तो देख लो 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं, C-1 एन सी अल्फ़ा सी फॉर फाई एंड एन सी अल्फ़ा सी n+1 फॉर साई। तो ये पहला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया टॉर्शन एंगल के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो मैंने थोड़ा बहुत बेसिक आपको मैंने बताया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये किनके बीच में बनता है, आपका जो अमीनो जो हाइड्रोजन होता है ना, जो अमीनो हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो, और जो कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है वो, उन दोनों के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहला फॉर्म, मान लो आपको एक, ये जो है प्राइमरी, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक होता है जो प्रॉपर रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा होता है आपका इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें क्या याद रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप को देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके प्रॉपर रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और एक होता है आपका इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये आपको एक पेप्टाइड चेन दी गई है एन, और यहाँ पर देखो एक साइड क्या है एन टर्मिनल, एक साइड है सी टर्मिनल, ठीक है। अब क्या होगा जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट क्लास में कि वो जो है वो अपना टर्न्स लूप्स बनाते हैं, है ना, मतलब सॉरी, पहले वो हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, हेलिक्स बनाएंगे या कुछ शीट बना लेते हैं भाई। देखो सबसे पहले जैसे ये पोर्शन है ये अपना हेलिक्स का फॉर्मेशन ले लिया, फिर ये पोर्शन जो है ये शीट बना ली अपनी। तो ये जो है ना ये हेलिक्स और शीट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रिपीटेड पैटर्न में ये अपने रोटेशन कर रहे हैं, ये रिपीटेड पैटर्न में ये ट्विस्ट कर रहे हैं अपने आप को, है ना, रिपीटेड पैटर्न में सेम उसकी जो पैटर्न है यहाँ पर हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और वैसे ही यहाँ पर शीट भी एक सेम पैटर्न में ये शीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जहाँ पर जब आपकी रिपीटेड जो पैटर्न जो है ना वो प्रॉपर हो, ठीक है, सेम पैटर्न आपको देखने को मिले, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका फाई और साई वैल्यू है वहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आ सकता। अब एक ही एंगल पे तो रोटेट कर रहा है ना, वो एक ही एंगल पे तो रोटेट कर रहा है ना भाई, ये देखो ये एक एंगल है, तो इसी एंगल पे ये भी रोटेट किया, ये भी रोटेट किया, ये भी रोटेट किया, तो ये तो सेम एंगल पे रोटेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका एंगल में डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता। तो फाई और साई एंगल भी सेम रहेंगे। अगर मान लो ये ऐसे रोटेट किया और ये कुछ ऐसे लंबा सा रोटेट करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है डिफरेंस आता है फाई और साई वैल्यू में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिपीटेड आपको पैटर्न दिख रहा है और एक सेम एंगल पे दिख रहा है, तो यहाँ पर फाई और साई वैल्यूज़ जो है वो सेम आएंगी,
रिपीटेड आएंगी। ठीक, तो ये पहला फॉर्म है, मतलब रेगुलर फॉर्म है। अब जब हम बात करेंगे इरेगुलर स्ट्रक्चर की, तो इरेगुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो हमने दो रेगुलर स्ट्रक्चर देखे, हेलिक्स और शीट, तो यहाँ पर इरेगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेलिक्स और जो शीट है, जो हेलिक्स और शीट है, वो दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करते हैं, इरेगुलर, आपके इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है आपके, जो रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको, आपके नहीं, प्रोटीन के, प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, उनको वो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उनको वो जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा था, हेलिक्स जो है वो अलग था, हेलिक्स अपना अलग बन रहा था और शीट अपना अलग बन रहा था। अब हेलिक्स और शीट दोनों को जॉइन कर दिया जाता है। अब उससे जॉइन करने के लिए एक हमें टर्न या फिर लूप चाहिए जिससे वो जॉइन होंगे, तो वो टर्न्स और लूप्स जो है वो आपके इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब मैंने जैसे अभी बताया, जो इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर आपके फाई और साई एंगल भी इरेगुलर होंगे, रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है, एंगल्स में भी रिपीटेशन नहीं होगा, है ना, और पैटर्न भी रिपीटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है, ये आपका हेलिक्स था और ये था शीट। इस हेलिक्स और शीट को यहाँ पर जोड़ दिया गया। जोड़ा किससे गया, यहाँ पर एक टर्न, यहाँ पर एक टर्न का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये टर्न ले रहा है एक। तो ये टर्न जो है, इसके थ्रू ये दोनों जो है स्ट्रक्चर्स, ये जुड़ गए, ये दोनों स्ट्रक्चर जुड़ गए इस टर्न के थ्रू। ठीक है, तो टर्न्स और लूप्स जो है, ये क्या है, ये एक इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, जो जो रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, इसे और हम अच्छे वे में समझते हैं। मैंने क्या बताया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह के होते हैं, रेगुलर और नो इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया फाई और साई एंगल, जो टॉर्शन एंगल्स है, ये भी सेम होंगे, सेम वैल्यू होंगी इनकी और रिपीटेड पैटर्न में होंगे। ठीक है, और जो इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें फाई और साई वैल्यूज जो है आपको सेम नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर फाई और साई वैल्यू जो है वो यूनिक देखने को मिलती है। ठीक है, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरे होते हैं बीटा प्लीटेड कन्फर्मेशन या बीटा शीट्स कह सकते हो उसे। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। अल्फा हेलिक्स फिर से चार टाइप के होते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो टाइप होता है वो होता है 3.6 टू दी 13। ये जो है ये आपका मोस्ट कॉमन अल्फ़ा हेलिक्स होता है। फिर वैसे ही 2.2, 7, 3, 10, 4.4, 16, ये सारे भी आपके अल्फ़ा हेलिक्स के टाइप होते हैं। बट इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसी से आता है। 3.6, 13 से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, तो अल्फ़ा हेलिक्स में हमें ये इसके बारे में पढ़ना है, 3.6, 13 के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे। तो एक चीज़ याद रखना, अल्फ़ा हेलिक्स में सबसे कॉमन कौन होता है, 3.6, 13 इज़ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, और प्लीटेड कन्फर्मेशन में हम पढ़ेंगे दो टाइप के होते हैं, ये पैरेलल भी होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल बीटा शीट या फिर एंटी पैरेलल बीटा शीट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, टर्न्स एंड लूप्स जो है वो सारे इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आएंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, और इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आएंगे, टर्न्स एंड लूप्स। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया ये आपके है हेलिक्स, ये हेलिक्स जो है वो क्या है, रेगुलर है। ये है शीट, ये शीट क्या है, रेगुलर है। अब जो इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है ये है आपका इरेगुलर, ये टर्न्स हो सकते हैं या फिर लूप्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैंने बताया कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वहाँ पर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमाइड हाइड्रोजन के बीच, है ना। जो NH हमने देखा था, NH और जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है, इनके बीच में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना, ये NH इस फॉर्म में रहता है, तो इनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड द अमाइड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अभी हमने बताया था अल्फा हेलिक्स में 3.6, 13 जो है ये मोस्ट कॉमन है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार
यही एग्ज़ाम में पूछा गया है, मोस्टली सिर्फ यही आता है, ठीक है? तो इसे बहुत अच्छे से समझना है। तो ये अल्फ़ा हेलिक्स, हेलिक्स मतलब ये जो ऐसे हेलिकल शेप ले रहा है, इसे हम कह देते हैं हेलिक्स, ठीक है? जो 3.613 ये जो हेलिक्स है, ये आपको 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक मिलते हैं आपको राइट हैंडेड और एक मिलते हैं आपको लेफ्ट हैंडेड, आगे हम पढ़ेंगे। एक मिलते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स, एक मिलते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन हेलिक्स होता है, वो होता है राइट हैंडेड हेलिक्स। जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो कौन होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है? तो जो अल्फ़ा हेलिक्स है, इसमें जो 2 अमीनो एसिड होते हैं ना, जो 2 अमीनो एसिड होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है? जो अल्फ़ा हेलिक्स है, हर एक हेलिक्स में अमीनो एसिड तो होंगे ही, मतलब 10 से 15 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है? हर एक 10 से 15 अमीनो एसिड जो है उसकी पूरी एक लेंथ होती है अल्फ़ा हेलिक्स में। पूरे अल्फ़ा हेलिक्स में 10 से 15 या 15 से 25 आपको अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। अब उनमें देखो, अब जो एक जैसे ये एक अमीनो एसिड है या एक ये अमीनो एसिड है, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर ये होता है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या होता है? 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो अल्फ़ा हेलिक्स में जो 2 अमीनो एसिड है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो होता है आपका 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है? फिर रेसिड्यू पर टर्न मतलब हर एक टर्न में कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यू मिलते हैं आपको? 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? रेसिड्यूज़ पर टर्न इज़ 3.6। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो याद रखना है 3.613 जो है ये कॉमन है। अब इसमें ही ये है 3.6, तो ये 3.6 से आप याद कर लो रेसिड्यू। ये जो रेसिड्यू पैटर्न है इसके नाम में ही छुपा हुआ है हर चीज़। रेसिड्यू पैटर्न क्या है? 3.6, तो 3.6 यहाँ पर याद कर लो। 3.6 इज़ रेसिड्यू पैटर्न, ठीक है? तो 3.6 यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये रेसिड्यू पैटर्न को खुद ही चिल्ला-चिल्ला के वो बता रहा है कि मैं हूँ, यहाँ पर मैं आंसर छिपा हुआ हूँ। ठीक है? तो रेसिड्यू पैटर्न क्या है यहाँ पे? 3.6 अमीनो एसिड्स। अब पिच क्या है? पिच क्या होती है? पिच होती है जो हेलिकल टर्न होता है। हेलिकल टर्न जो मतलब ये एक हेलिकल टर्न ले रहे हैं ना, तो इस हेलिकल टर्न में जो डिस्टेंस आ रही है, एक हेलिकल टर्न के बीच जो डिस्टेंस आ रही है, इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं पिच। तो यहाँ पर जो पिच होती है वो होती है 5.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या होती है पिच यहाँ पर? 5.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर हम इसे 0.54 एनएम भी कह सकते हैं, ठीक है? फिर है एक्साइल राइस पर रेसिड्यू, वो होती है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न, देखो इसको मैं इसके डायग्राम से बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आप ये जो है ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है? अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? मैंने अभी बताया, कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमाइड हाइड्रोजन के बीच में होता है। तो ये किसी भी के साथ नहीं जुड़ जाता, इसके लिए स्पेसिफिक है ना? जैसे इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूप में मतलब कितने एटम्स पाए जाते हैं? टोटल 13 एटम्स जो हैं, टोटल 13 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूप में। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है? तो 13 एटम्स टोटल इन्वॉल्व होते हैं इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूप में, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। और मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न किससे कैसे बनता है, किसके बीच में बनता है ना? तो यहाँ पर ये बनता है, जो ये क्या है आपका, देखो ये है पहला अमीनो एसिड जिसे हमने ले लिया N। फिर ये है दूसरा अमीनो एसिड जिसे हमने ले लिया N+1। फिर ये है तीसरा अमीनो एसिड जिसे हमने ले लिया N+2। फिर ये है चौथा अमीनो सॉरी ये है दूसरा, ये है तीसरा, इसे हमने ले लिया N+3। फिर ये है चौथा N+4। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस अमीनो एसिड के बीच में बनता है? तो N से शुरू होकर, यहाँ है ये N है ना, N से शुरू होकर, N से शुरू होकर ये बन रहा है आपके N+4 के अमाइड हाइड्रोजन के साथ, जो आपका
एन अमीनो एसिड है, जो पहला जो अमीनो एसिड है उसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है N+4 के अमाइड, मतलब जो आपका 4th नंबर का जो अल्फा कार्बन है उसके अमाइड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। और यहाँ पे टोटल कितने एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 13 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक, तो N2N+4, इसको ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे, कहाँ बन रहा है ये, फॉर्म्स बिटवीन द सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ रेसिड्यू आई NH ऑफ रेसिड्यू I+4, इसका मतलब यही है N और N+4। ठीक है, N और N+4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बन रही है। ठीक है, और कितने आइटम्स इन्वॉल्व है, 13 आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूप में। ठीक है, अभी जो अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक होता है, और ये बनते हैं जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ट्विस्ट लेती है इनटू अ हेलिकल कन्फर्मेशन। ऐसे ट्विस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो ट्विस्ट जब होती है तो वहाँ पर आपका क्या बनता है, अल्फा हेलिक्स। और कितने कितनी लेंथ तक कितने अल्फा हेलिक्स होते हैं, देखो लेंथ ऑफ अल्फा हेलिक्स क्या है, इसमें कितने अमीनो एसिड मिलते हैं, 10 से 15 या फिर 15 से 25 अमीनो एसिड रेसिड्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, द स्क्रीव सेंस ऑफ अल्फा हेलिक्स कैन बी राइट हैंडेड, ये मैंने बताया कि ये जो है राइट हैंडेड भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं। राइट हैंडेड जो होता है ये मोस्ट फेवरेबल होता है, लेफ्ट हैंडेड आपको कभी कभी कुछ केसेस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्क्रीव सेंस मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन, वो डायरेक्शन किस पे हेलिकल जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, हम उसे स्क्रीव सेंस कहते हैं। ठीक है, तो राइट हैंडेड को हम क्या कह देते हैं, क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट हैंडेड है उसे हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, राइट हैंडेड आपका ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, राइट हैंड में आपका ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जो आपके अमीनो एसिड है उसकी जो आर साइड चेन है ना, वो क्या होते हैं कि वो ना अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, मतलब वो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर साइड चेन है ना उनमें स्टेरिक क्लैश नहीं आती। स्टेरिक क्लैश नहीं आती तो ऑफकोर्स जो आपका हेलिक्स बनेगा वो स्टेबल हेलिक्स बनेगा, है ना। अगर स्टेरिक क्लैश होगी, अगर वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी तो क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी नहीं बन पाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से राइट हैंडेड जो होते हैं, राइट हैंड मोस्टली फेवरेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो साइड चेन्स है आर ग्रुप है वो हेलिक्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेलिक्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम ईदर डी और एल अमीनो एसिड। अब जब हम अमीनो एसिड पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ देखा था कि मोस्ट कॉमन जो आपका अमीनो एसिड जो नेचर में पाया जाता है वो होता है एल फॉर्म, और जो शुगर जो नेचर में पाया जाता है वो कौन सा था, डी फॉर्म। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हेलिक्स जो बनते हैं ना, हेलिक्स जो फॉर्म होते हैं वो डी फॉर्म से हो सकते हैं या फिर एल फॉर्म से होते हैं। कभी भी कोई हेलिक्स में आपको मिक्स्ड कन्फर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब मिक्स को पॉलीमर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वहाँ पर आपको डी फॉर्म भी देखने को मिल रहा है, एल फॉर्म भी देखने, ऐसा नहीं है। वो या फिर पूरी डी से बनेंगे या फिर वो एल से बनेंगे। ठीक है, एल फॉर्म से बनेंगे या फिर डी फॉर्म से बनेंगे, कभी भी आपको मिक्सचर नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने और भी देखा था 4.416 310 हेलिक्स, तो इसका भी हमें सिर्फ अपना मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट फिर भी एक बार याद करके चलो, ये तो बहुत इजी है, मैंने बताया ना कि सिर्फ इस नंबर को याद रखना। 4.4 इसके नाम में ही बता दिया कि रेसिड्यू बर्डन कितना है 4.4, और 16 बताया है एटम्स इन हाइड्रोजन बॉन्डेड लूप। वैसे ही वहाँ पे हमने देखा था 3.613, इसकी पहले वाला हमने जो अभी देखा 3.613 देखा ना यहाँ पर, तो इस 13 का मतलब भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर ये लिखा हो मेंशन है 3.613, तो 13 जो है वो क्या है, इतने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। वैसे यहाँ पर भी बता दिया गया है इसमें, देखो 4.416 का मतलब क्या होता है, 4.416 का मतलब है कि 16 आइटम्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में, और 4.4 जो है रेसिड्यू प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर किसके किसके बीच में हो रही है, एन और N+5 के बीच में। मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना N+4 की, एन और N+4 के बीच में हो रहा है, पर जो आपका पाई हेलिक्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक और आपको सी अल्फा दिया रहेगा। जैसे ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है C N+5, तो ये N+5 जो है, मतलब ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड N+5 के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो पाई हेलिक्स है एन इस अमाइड हाइड्रोजन के साथ जो है आपका जुड़ेगा।
ठीक है, n से n+5। ठीक, वैसे ही 310 हेलिक्स को भी समझना है। 310 हेलिक्स क्या है, ये सबसे अच्छा 310 हेलिक्स जो है, थ्री जो 3.36 3.613 हमने हेलिक्स जो पढ़ा अभी, उसके बाद सेकेंडली जो मोस्ट कॉमन है वो है 310 हेलिक्स। 310 हेलिक्स में भी 3 जो है रेसिड्यू प्रोटॉन है, 10 जो है ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में हो रहा है, n और n+3। ठीक है, n और n+3। ओके, नेक्स्ट है 2.27 हेलिक्स। इसमें भी हमें याद रखना रेसिड्यू प्रोटॉन क्या है 2.2, और कितने आपके हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूप में, 7। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में हो रहा है, n और n+2 के बीच में। ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं और मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, प्रोपेंसिटीज़। ठीक है, अमीनो एसिड की प्रोपेंसिटीज़ कि वो अल्फ़ा हेलिक्स कौन से अमीनो एसिड बना सकते हैं, कौन से अमीनो एसिड फेवर करते हैं, कौन से अमीनो एसिड्स अनफेवरेबल होते हैं, यहाँ पर हम ये समझेंगे। तो मैं इसे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगी। आप लोगों को हंसी भी आएगी, बट हंसना तो अच्छा है ना सेहत के लिए। तो हम इसे आगे देखो करते हैं। इसमें क्या है कि हमें याद रखना है कि कौन से अमीनो एसिड जो है वो फेवर करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स को। ठीक है, और कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो आपके अल्फ़ा हेलिक्स को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। मतलब एक है जो हेलिक्स को बनाने का काम कर रहे हैं, हेलिक्स फॉर्मर है, और एक और कुछ अमीनो एसिड है जो आपके हेलिक्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमें उन अमीनो एसिड्स को याद रखना है, हम ईजिली उसे ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम फेवरेबल अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ फेवरेबल अमीनो एसिड्स के नाम दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि एलेनिन, ग्लूटामिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, अर्जिनिन। अब इसे आप इस फॉर्म में याद करो, मतलब आप इस सीक्वेंस से ज़रूरी नहीं है, बट अब इतने सारे अमीनो एसिड्स आपको याद करने तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने अपने लिए ट्रिक बनाया था। तो ट्रिक ऐसा है, अब हम यहाँ एक हमारी रानी थी, क्वीन एलिजाबेथ, उसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक ये है, आज क्वीन एलिजाबेथ लंदन में राइस खाई। अब भाई मेरे पास ना इससे अच्छा और कोई ट्रिक बन नहीं रहा था, मैं बहुत दिमाग लगाई, मुझे बस यही जम रहा था कि लंदन में राइस खाई। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और इससे अच्छा ट्रिक अगर बन रहा होगा तो आप लोग बना सकते हो, पर मेरे लिए ना ये ट्रिक वर्क कर रहा है कि मुझे ये चीज़ याद हो गया, आज क्वीन एलिजाबेथ लंदन में राइस खाई। ठीक है, अब लंदन जाके कोई राइस खाता है, पर अब एलिजाबेथ क्या थी, क्वीन थी भाई, क्वीन थी तो वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सो इसने ट्रिक ये याद रखना, आज क्वीन एलिजाबेथ लंदन में राइस खाई। ठीक है, तो इससे हमें याद रख हो जाएगा अमीनो एसिड के नाम, आज से ए, क्वीन से क्यू, एलिजाबेथ का ई, लंदन का एल, मे का एम, राइस का आर, और खाई का के। अब मैं जब अमीनो एसिड पढ़ा रही थी तो भी मैंने बताया था कि अमीनो एसिड की जो एब्रीविएशन है वो याद होनी चाहिए। एब्रीविएशन याद होगा तभी ये ट्रिक काम करेगा, क्योंकि ये मैंने एब्रीविएशन पे ही बनाया है। आज क्वीन एलिजाबेथ लंदन में राइस खाई। ठीक है, फिर है कुछ अनफेवरेबल अमीनो एसिड्स। ये हमने देख लिया फेवरेबल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। अब है कुछ अनफेवरेबल अमीनो एसिड जो अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। अब इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया था, बट ये ट्रिक थोड़ा-सा मुझे, मतलब मुझसे उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बन रहा था। मतलब मुझे जितना समझ में आया, जैसे मुझसे बना मैंने बनाया है। देखो, सबसे पहले इसमें जान लो कि कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जो अनफेवरेबल हैं। तो वो है प्रोलीन, ग्लाइसिन, सीरीन, एस्पार्टेट, एस्पैरागिन, थ्रियोनीन, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है? प्रोलीन, ग्लाइसिन, सीरीन, एस्पार्टेट, एस्पैरागिन, थ्रियोनीन, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन।
अब इनका आपको ये एब्रिविएशन याद होना चाहिए। प्रोलिन का क्या है पी, ग्लाइसिन का है जी, सीरिन का है एस, एस्पार्टेट का है डी, एस्पैराजिन का है एन, थ्रियोनिन का है वाई और वैलिन का है वी, आइसोल्यूसिन का है आई। तो इसका ट्रिक है पंडित पंडित जी पंडित जी से दुख निवारण यंत्र। अब इसके आगे लो भी लगा सकते हो, पर लो को मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि ये भी इंक्लूड होगा, इसका भी कोई लेटर इंक्लूड होगा। लो ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका लेटर इंक्लूड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। पंडित जी से दुख निवारण यंत्र PGSD। निवारण में ही NIV छुपा हुआ है, निवारण NIV, एन यंत्र वाई। PGSD मतलब प्रोलीन, ग्लाइसिन, सीरीन, एस्पार्टेट, एस्पैराजिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन जो है इनमें कुछ फेवरेबल है अमीनो एसिड, कुछ है अनफेवरेबल जो इनहिबिट कर रहे हैं उसके फॉर्मेशन को। फेवरेबल में मैंने बताया कुछ है जो हेलिक्स को फॉर्म करे, वो कौन कौन से हैं, एलेनिन, फिर ये है ग्लूटामेट है ना यार, मैं भी भूल जाती हूँ। हाँ, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, वैसे ये जो इनहिबिट कर रहे हैं, अब इनहिबिट कर रहे हैं इसमें देखो, इनहिबिट का तो हमने देख लिया, पर अब वो लोग क्यों इनहिबिट कर रहे हैं उसका रीज़न भी तो हमें जानना है ना, कि इसमें ऐसा क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी देखते हैं। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो इनहिबिट कर रहे हैं, उनमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनकी जो उनकी बीटा कार्बन है उस बीटा कार्बन में ब्रांचिंग है, लाइक वैलिन, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। तो जब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे थे हमने वहाँ पर देखा था कि वैलिन, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन ये जो है ना ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, इनकी आर चेन में आपको ब्रांच देखने को मिलता है। तो इनकी जस्ट आर चेन की मतलब जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन इन द सेंस आर चेन जो है इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। अगर आर चेन में ब्रांचिंग पाई जाएगी, अभी मैंने बताया कि आर चेन जब ब्रांचिंग है अगर आर चेन में, तो क्या होगा उसकी वजह से स्टेरिक क्लैश आएगा, है ना, क्या आएगा, स्टेरिक क्लैश आएगा। तो जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन की ब्रांचिंग किस में पाई जाती है, आपको वैलिन, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन में। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्रांचिंग की वजह से आप क्या होगा, स्टेरिक क्लैश होगा। स्टेरिक क्लैश की वजह से वो हेलिक्स फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हेलिक्स डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये पहला हुआ। दूसरा है आर साइड चेन। अब कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी आर साइड चेन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स होते हैं वो जो मेन एटम है ना, जो आपके अमाइड हाइड जो अमाइड हाइड्रोजन और कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ये जो मेन एटम है जो एक दूसरे से मतलब जो जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो आर साइड चेन है ना वो अपना घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं उन दोनों के साथ, जो मेन एटम है उनके साथ। तो अगर मेन एटम जो है, मेन एटम अगर जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तब तो स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आर साइड चेन की जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स है वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे मेन एटम के साथ, तो आपका हेलिक्स तो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट, वहाँ पर स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। तो ऐसे कौन से एटम है, सीरीन, एस्पार्टेट और एस्पैराजिन। सीरीन, एस्पार्टेट और एस्पैराजिन जो है ये ऐसे एटम्स हैं जो आपके हेलिक्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। इनके आर साइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटम प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स और एक्सेप्टर्स होते हैं इनकी साइड चेन। और ये क्या करेंगे, ये मेन चेन जो होते हैं ना, जो आपके अमाइड हाइड्रोजन और कार्बोनिल ऑक्सीजन होते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं कि मैं बनाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो दोनों को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देते। ठीक है, ये बोलते हैं कि हम बनाएंगे उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड मेन एटम के साथ। तो ये लड़ते हैं और इस वजह से हेलिक्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देख ली, बीटा कार्बन ब्रांचिंग और आर साइड चेन। तीसरी होती है प्रोलीन, तीसरी अमीनो एसिड होती है प्रोलीन, ठीक है? तीसरी अमीनो एसिड क्या होती है? प्रोलीन। अब प्रोलीन जो है, जब हम अमीनो एसिड पढ़ रहे थे, तो प्रोलीन का हमने देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे हमने प्रोलीन के। प्रोलीन जो है वो अमीनो एसिड नहीं होता, प्रोलीन होता है इमिनो एसिड, है ना? प्रोलीन क्या होता है? प्रोलीन होता है इमिनो एसिड। तो जो प्रोलीन होते हैं, ये कहते हैं इट हैज़ सेकेंडरी नाइट्रोजन। तो जो प्रोलीन होते हैं, ये होते हैं इमिनो एसिड। अब इनके पास जो होता है, इनके पास सेकेंडरी नाइट्रोजन होता है, ठीक है? जिनके पास केवल और केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसके पास सेकेंडरी नाइट्रोजन होता है, केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जो सेकेंडरी नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है, उनकी आर साइड चेन जो प्रोलीन है, प्रोलीन के आर साइड चेन के साथ वो अपना रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो अब इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचता, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने हाइड्रोजन के साथ एक एक तो इनके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, और वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को वो रिंग स्ट्रक्चर में बर्बाद कर देते हैं, मतलब वो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवा लेते हैं, है ना? आर साइड चेन के साथ, अपने ही आर साइड चेन के साथ वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? तो इस वजह से अमीनो ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस में इन्वॉल्व हो गया? रिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है? फिर है चौथा ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन जो है, हमने ग्लाइसिन का अमीनो एसिड में स्ट्रक्चर देखा था कि जो ग्लाइसिन होता है, इसके आर साइड चेन में होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल, मतलब ग्लाइसिन जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो ग्लाइसिन क्या होता है, ये ना रोटेट कर जाता है किसी भी एंगल पे, तो ये रोटेट कर जाएगा तो क्या होगा कि हेलिक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा ना हेलिक्स। तो इस वजह से ग्लाइसिन भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स नहीं बना सकता, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाइड्रोजन बॉन्ड इन एनी अल्फा हेलिक्स। अब हम आगे देखेंगे किसी भी अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं वो कैलकुलेट करना है। अब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप काउंटिंग कर लो, या तो आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करके कर लो। तो यहाँ पर एक ईजी सिंपल सा फॉर्मूला है, n-4। देखो, इक्वेशन दिया है, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग द बैकबोन carbonyl oxygen and amide hydrogen can be observed in an alpha helix consisting of 15 amino acid residues, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व हैं अगर 15 अमीनो एसिड रेसिड्यू वाला कोई अल्फा हेलिक्स है, तो वहाँ पर बताओ अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है n-4। n-4 n-4 जो है ये एक फॉर्मूला है। n, इसमें n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, जो वहाँ पर अमीनो एसिड प्रेजेंट है वहाँ पर उनका टोटल नंबर, कितने अमीनो एसिड, जैसे इसमें दिया है 15, तो 15 अमीनो एसिड, तो ये क्या होगा आपका n। n क्या है यहाँ पर? 15, ठीक है? तो n-4 हम कैसे निकालेंगे? n-4, तो यहाँ पर कितना अमीनो एसिड है? 15, 15 - 4 कितना हुआ? 11। तो 11 अमीनो एसिड, जो 11 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इन्वॉल्व होंगे इस 15 अमीनो एसिड रेसिड्यू वाले अल्फा हेलिक्स में, ठीक है? तो यहाँ पर इसका ट्रिक यही याद रखना, n-4, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अमीनो एसिड प्रोपेंसिटीज इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज करेक्ट। अभी हम प्रोपेंसिटी पढ़ के आए हैं, तो देखो कौन सा आपको सही लग रहा है। पहला बोला है, एलेनिन हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इन अल्फा हेलिक्स। याद करो, क्या एलेनिन जो है इसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है, क्या ये अल्फा हेलिक्स में ऑकर होता है? जो हमने पहला ट्रिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आज क्वीन एलिजाबेथ, आज आज जो है वो किसका था? एलेनिन का था ना। तो एलेनिन जो है ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट होता है अल्फा हेलिक्स में। नेक्स्ट बोल रहा है, प्रोलीन हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। नहीं, प्रोलीन तो कर ही नहीं सकता भाई, है ना? प्रोलीन तो इमिनो एसिड होता है, सेकेंडरी जो उसका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो इसमें, वो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है? तो प्रोलीन नहीं हो सकता। तो सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, पहला करेक्ट है। थर्ड है, द साइड चेन
डज नॉट अफेक्ट हेलिक्स प्रोपेंसिटी ऑफ सीरिन थ्रियोनिन वेलिन। नहीं, हमने अभी देखा कि जो साइड चेन होता है इसमें स्टेरिक क्लैश आती है सीरिन थ्रियोनिन, है ना, सॉरी थ्रियोनिन वेलिन और आइसोल्यूसिन में। तो जो साइड चेन है इनमें क्या आती है, स्टेरिक क्लैश आती है, इसकी वजह से क्या होगा, ये हेलिक्स की प्रोपेंसिटी को ऑफकोर्स अफेक्ट करेगा, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग द एन ऑफ प्रोलीन में डिस्प्ले सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ए एंड डी इज करेक्ट एंड बाकी सारे जो बी और सी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया अल्फा हेलिक्स। ठीक है, हमने अल्फा हेलिक्स देख लिया। अब हम देखेंगे बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक, बीटा प्लेटेड शीट क्या होते हैं? बीटा प्लेटेड शीट क्या होते हैं? बीटा प्लेटेड शीट तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन सेगमेंट जो है वो लाइन अप करते हैं, मतलब कि क्या होते हैं कि आमने सामने आते हैं, आमने सामने आते हैं, लाइक दिस देखो, मान लो ये एक आपका बीटा प्लेटेड शीट है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा है, मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो क्या हो रहा है, ये कैसे पहले कैसे प्रेजेंट होगा, ये ऐसे रहा होगा ना, यहाँ पर एन टर्मिनल और यहाँ पर सी टर्मिनल। अब ये क्या हुआ, ये रोटेट हो गया, ऐसे घूम गया है, ये ऐसे घूम गया है इस फॉर्म में। तो क्या हुआ कि ये आमने सामने आ गए, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये आमने सामने आ गए एक दूसरे के। ठीक, तो यही चीज़ लिखा है यहाँ पर, इट फॉर्म इन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन सेगमेंट लाइन अप बाय साइड। ठीक है, ईच इंडिविजुअल सेगमेंट इज रिफर्ड टू एज अ बीटा स्ट्रैंड। हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट को आप बीटा स्ट्रैंड कहेंगे। ठीक है, rather than being coiled each beta strand is fully extended। अब हर एक बीटा स्ट्रैंड क्या है, फुली एक्सटेंडेड है, ये ऐसे कॉइल के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कैसे एक्सटेंडेड फॉर्म में है। और इसमें जो दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, अब देखो, जब ये फोल्ड होते हैं ना वैसे, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये आपस में इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसको हम इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जब ये फोल्ड होते हैं ना तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, आपस में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस शीट में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेबलाइज बाय इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरचेन मतलब सेम चेन में हो रहा है। इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन NH एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एडजेसेंट स्ट्रैंड। अब मैंने बताया था बीटा शीट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरेलल और एक होते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, इसे मैं बुक से बताऊंगी अभी, इसमें इतना समझ लो। पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या है, पैरेलल में क्या होते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर देखो, मैंने अभी बताया कि ये जो है ये दो स्ट्रैंड है, दो पॉलीपेप्टाइड, मतलब दो स्ट्रैंड इन द सेंस कि ये पहला है और ये दूसरा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है मान लो, फिर ये एन टर्मिनल है, फिर ये सी टर्मिनल है, ऐसा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें देखो, ये जो है ये एन और एन ये आमने सामने दोनों एन टर्मिनल आ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एन सी एन सी एन सी एन सी ऐसे आ गया। तो मतलब अगर आमने सामने सेम टर्मिनल वाले आ रहे हैं, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन आ गया, तो जब एक सेम सीक्वेंस में वो दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे एन टर्मिनल फिर ये भी एन टर्मिनल, यहाँ पर आमने सामने क्या हो रहा है कि सेम टर्मिनल्स आ रहे हैं, यहाँ पर एन टर्मिनल है तो यहाँ पर भी एन हो गया, तो इसे हम कह देंगे पैरेलल। अगर यहाँ पर एन टर्मिनल है यहाँ पर सी टर्मिनल होता तो इसे हम कह देते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पैरेलल क्या होते हैं, बीटा स्ट्रैंड जो है वो अरेंज होते हैं सेम डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल जो है जिसमें बीटा स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। और एंटी पैरेलल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, एंटी पैरेलल ही बनाते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो मैं सिर्फ बुक से समझाती हूँ, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे ना आप देख सकते हो एक है एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड, एक है पैरेलल बीटा स्ट्रैंड। ठीक, इसमें ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये है पहला पॉलीपेप्टाइड चेन और ये है दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है ना? मैंने भी बताया ना, ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है
ऐसे ही ये आपस में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ऐसे अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की। तो यही चीज़ है ये, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो। और जो पैरेलल बीटा स्ट्रैंड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा, उसको पता होगा कि मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपका आयनिक इंटरेक्शन होना ज़रूरी है और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़रूरी है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब प्रॉपर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। प्रॉपर डिस्टेंस इन द सेंस आपका एंगल जो बनना चाहिए वो 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए। अगर अदर देन 180 डिग्री एंगल बन रही है तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी वो सबसे वीकेस्ट बनेगी, है ना। अगर प्रॉपर 180 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड है यहाँ पर परफेक्ट एक 180 डिग्री पे ही बन रहा है, 180 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है। तो 180 डिग्री पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और जो पहला बीटा स्ट्रैंड है इसमें अगर अदर देन 180 डिग्री डिस्टेंस पे बन रहा है तो ये वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना बीटा प्लेटेड शीट, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल ये हमने कंप्लीट कर लिया, अल्फा हेलिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, टर्न्स एंड लूप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसने भी ये हाँ, जिस किसी को भी प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे वो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने फुल्ली कंप्लीट कराया है और हमारा न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है, अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो गया है। हम अभी चल रहे हैं प्रोटीन्स पे, ठीक है। प्रोटीन्स भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा है इसका, तो हो जाएगा कुछ दिनों में कंप्लीट, ठीक है। तो जिस किसी को भी प्लीज़ आप लोग मतलब लेक्चर्स देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और आप लोगों सबको पता है कि मैं फुली पाथफाइंडर का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।